हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो वन दरोगा के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारी जो है अच्छी ढंग से यहाँ पे चल रही है। तो इसी में जो हम यहाँ पे एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, इसी का जो अगला चैप्टर आता है इसमें प्राकृतिक संपदा। तो देखिए, आज हम जो है ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी छोटा चैप्टर होने वाला है और जो है इसमें से भी हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्राकृतिक संपदा में हम पहले पढ़ेंगे जैवमंडल। जैवमंडल के अंदर सजीव हो गया आपका, सजीव के अंदर जैविक घटक जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए। उसके बाद निर्जीव पढ़ेंगे, अजैविक घटक हो गए जैसे वायु, जल, मृदा। ठीक है, तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। नेक्स्ट आ जाता है प्रदूषण। तो प्रदूषण हम पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक संसाधनों को दूषित होना जैसे, ठीक है, वायु प्रदूषण हो गया आपका, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे ग्रीन प्रभाव, हाउस प्रभाव हो गया, ओजोन परत, अम्लीय वर्षा, इस टाइप से। जल प्रदूषण में भी जो हम इनको पढ़ने वाले हैं, रासायनिक, घरेलू, तापीय। और भूमि प्रदूषण में जो उद्योगों द्वारा होते हैं, कृषि वगैरह के द्वारा। तो बेसिकली हम ये चैप्टर यहाँ पे पूरा कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा प्राकृतिक संपदा पे आधारित होता है। तो पहली बात आती है, प्रकृति में जो संपदा होती है उसे हम प्राकृतिक संपदा कहते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में यानी हमारी जो अर्थ में होती है, बहुत सी प्रकार की संपदा होती है। जैसे आपका वायु हो गया, ठीक है, तो वायु जो है एक अच्छी संपदा है, प्राकृतिक संपदा, जिससे वायु में जो आपके बहुत प्रकार की यहाँ पे गैसें होती है, जैसे आपका ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, हाइड्रोजन होगी, इसी प्रकार की बहुत सारी गैसें यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। दूसरा आ जाता है आपका जल प्रदूषण। जल नहीं, सॉरी, जल आता है। ठीक है, तो जल बेसिकली जल जो संपदा होती है, H2O जिसको यानी वाटर बोलते हैं। ठीक है, ये पीने के काम आता है, बहुत सारी जो है हमारी क्रियाकलापों को काम आता है। इसमें अगला आ जाता है आपका मृदा। ठीक है, मृदा जो कि आपकी मिट्टी होती है, भूमि में यह जो है प्रचुर मात्रा में होती है। तो इस प्रकार से ये भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। पढ़ते हैं इसको, देखिए अध्याय एक नज़र में। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ने वाले हैं। चलते हैं जैवमंडल पे। तो देखिए, जैवमंडल यानी आपका जो बायोस्फीयर होता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए, जीवन का जो भरण पोषण करने वाला जो पृथ्वी का क्षेत्र होता है, जहाँ आपका बेसिकली आपका वायुमंडल हो गया आपका, ठीक है, और जलमंडल हो गया, और आपका स्थल मंडल हो गया। ठीक है, तो ये तीनों मिला के आपका जो है जैवमंडल यानी बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। और यह जो होता है दो घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जैवमंडल के बेसिकली टू टाइप्स आ जाते हैं, दो प्रकार के। पहला आ जाता है जैविक घटक। और देखते हैं जैविक घटक जो होता है, पौधे और जीव जंतु वगैरह होते हैं, इनको जैविक घटक बोला जाता है। और जो आपका अजैविक घटक होते हैं, इनको जैसे इनमें जैसे हवा हो गया आपका, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, तो ये आपके अजैविक घटक कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बायोस्फीयर ये है, जीवमंडल ये है आपका। ठीक है, वायुमंडल यहाँ ऊपर का जो वातावरण होता है आपका। तो यहाँ से इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पे है, ये स्थल मंडल हो गया आपका। ठीक है, जो भूमि वगैरह होती है, इसको स्थल मंडल बेसिकली बोला जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो आपकी जीवन का श्वास हवा है। ठीक है, तो जीवन की जो बेसिकली जीवन होता है वो हवा में यहाँ पे काफ़ी मात्रा में डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखते हैं, वायु जो होता है कई गैसों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो वायु में बेसिकली हम ये नहीं कह सकते हैं कि वायु का केवल ऑक्सीजन ही नहीं कह सकते। ठीक है, तो वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, जैसा आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका। ठीक है, और जलवाष्प का मिश्रण होती है। वायु में जो आपका नाइट्रोजन होता है वो आपका 78% पाया जाता है। ठीक है, और जो आपका ऑक्सीजन की बात करें तो आपका ऑक्सीजन 21% होता है। और जो अन्य गैसें होती है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, तो ये जो है बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, 0.1 के समथिंग यहाँ पे अन्य गैसें पाई जाती है, जैसे आपका हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, और क्रिप्टॉन जैसी जो उत्कृष्ट गैसें हैं, ये भी जो है बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। आगे चलते हैं, वायुमंडल की भूमिका। तो देखिए, जो वायुमंडल की भूमिका होती है आपकी, ठीक है, तो उस अगर वायु की बात करें तो वायु आपकी ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वायु जो है ऊष्मा की कुचालक होती है। वायुमंडल दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग नियत रखता है। ठीक है, तो जो आपका वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल से बेसिकली आपका जो पृथ्वी का तापमान होता है, उस पृथ्वी का तापमान को यह नियत रखता है। नियत का मतलब ये नहीं है कि एक समान रखेगा। नियत का मतलब यह है कि एक प्रकार से इसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसको जो है बनाए रखता है। इसका टेम्परेचर जो है टेम्परेचर
सामान्य रखता है, ठीक है, जिससे ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, कम टेम्परेचर ना हो, इस प्रकार से यह जो है वायुमंडल आपका रहता है। अगला पॉइंट आ जाता है, यह दिन के समय जो है तापमान में अचानक वृद्धि को रोकता है और रात के समय जो है ऊष्मा बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। तो बेसिकली अगर आपका ये वायुमंडल है, यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, वायुमंडल है यहाँ पे, अगर सन से जो है आपकी यहाँ पे सूर्य की किरणें आ रही है, तो यहाँ पे जो परतें होती है वायुमंडल की, ये बेसिकली यहाँ पे जो पृथ्वी पे आपकी बहुत ज़्यादा हीट आती है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा हीट आने से रोकता है। और पृथ्वी से जो बाहर रात के समय आपको पता है ठंडा होता है, तो रात के समय सूर्य नहीं रहता है, तो सूर्य नहीं रहता है तो जो यहाँ की किरणें होंगी क्या होगी, जो यहाँ का गर्म वातावरण होगा वो बेसिकली यहाँ से हीट यहाँ ट्रांसफ़र बाहर की ओर होगी। तो वायुमंडल जो है बाहर की जो हीट रहती है उसको बाहर नहीं जाने देता है, और अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता, और बाहर की हीट को यहाँ पे अंदर नहीं आने देता है वायुमंडल, वो यानी पृथ्वी के अंदर। तो इससे बेसिकली आपका जो है पृथ्वी में जो है टेम्परेचर की जो है मात्रा यहाँ पे नियत रहती है। तो इसकी तुलना अगर, ठीक है, चंद्रमा पर करें तो चंद्रमा पर जो है आपकी अगर रात की बात करें तो -90 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका रात को तापमान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है चंद्रमा पे आपका वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ पे रात में जो है -190 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। और जो आपका रात की बात करें तो रात पे अगर आपकी दिन की बात करें तो दिन में आपका 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका तापमान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो है चंद्रमा पे जो है आपका तापमान रहता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका वायु की गति, ठीक है। तो वायु की गति जो होती है आपकी पवनें, तो दिन के समय जो है हवा की जो दिशा होती है वो आपकी समुद्र से जो है आपकी जल की समुद्र से आपकी स्थल की ओर होती है, ठीक है। तो समुद्र से जो बेसिकली आपके स्थल होते हैं यानी आपके थल होते हैं, ठीक है, थल भाग यानी भूभाग होता है उसकी तरफ होती है। और स्थल अगर स्थल के ऊपर की जो हवा होती है वो आपकी जल्दी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, ठीक है। तो जो स्थल में आपकी हवा होती है वो सूर्य के प्रकाश से यहाँ पे गर्म होती है, और बेसिकली ये जो गर्म हवा होती है वो आपकी ऊपर उठने लगती है। अगर रात की समय की बात करें तो रात में जो हवा की दिशा होती है स्थल से समुद्र की ओर होती है, ठीक है। तो जो आपका स्थल होता है, भूमि होती है, वहाँ से आपकी समुद्र की ओर रात में जो हवा की दिशा होती है, क्योंकि रात का समय जो है स्थल और समुद्र ठंडे होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की गति जो है पवनों का निर्माण करती है। तो जो अगर आपका एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर अगर हवा की गति होती है तो बेसिकली ये पवनों का निर्माण करती है, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। आगे आता है वर्षा। तो वर्षा जो बेसिकली आपका होता है, अब देखिए वर्षा किस प्रकार से होती है, जैसा आपके जलाशय होगी, समुद्र होगी, आपकी नदियाँ वगैरह होगी, तो यहाँ पे जो गर्मी पड़ती है तो इसका जो जल वाष्प बनता है, ठीक है, तो इसका वाष्प बनता है तो ये आपका ऊपर चले जाता है, ठीक है, तो ऊपर वायुमंडल में जाता है, और यहाँ जाके जब ये ठंडा होता है तो यही आपका जो है बारिश के रूप में फिर से आपका बरसता है। तो इस प्रकार से यह जो है चक्र आपका चलता रहता है। आगे आता है, दिन के समय जब जलाशय का पानी लगातार सूर्य की किरणों के द्वारा गर्म होता है तो आपका जल जो है वाष्पित होता रहता है, और जो वायु होती है आपकी जल वाष्प को ऊपर ले जाती है और जहाँ फैलती है और ठंडी होती है, और ठंडी होकर जो जल वाष्प की बूंदें होती है आपकी बेसिकली जल के रूप में यहाँ पे नीचे आती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। आगे आता है आपका प्रदूषण, ठीक है। तो प्रदूषण में अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु में स्थित जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO3 हो गया, आपका सल्फर हो गया, आपका सल्फर के ऑक्साइड होते हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है, CO2 होता है, CO3 होता है, SO3 होता है। तो इस प्रकार के जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, आपके फ्लोराइड होता है, आपका सीसा वगैरह होते हैं, लेड वगैरह के कण, धूल के कण, तो ये बेसिकली आपके वायु प्रदूषण कहलाते हैं, ठीक है। तो वायु में जब ये सम्मिलित हो जाते हैं तो इनको वायु प्रदूषण से कहते हैं। और इससे जो होता है मनुष्य जो होते हैं आपके, ठीक है, जो इंसान वगैरह होते हैं उनको जो है श्वसन क्रिया में यहाँ पे जो है यानी सांस लेने में बहुत सारी तकलीफें वगैरह होती है, और गुर्दे की बीमारी वगैरह होती है, उच्च रक्तचाप होता है, और आंखों में जलन वगैरह, कैंसर वगैरह, ये इसके प्रमुख कारण है। आगे आता है पौधों में कम वृद्धि, ठीक है। तो जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो है कम वृद्धि होती है, क्लोरोफिल की गिरावट होती है आपकी, और पंक्तियों पर जो है यहाँ पे रंग के धब्बे होते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका अम्लीय वर्षा, ठीक है, यानी एसिड रेन। तो जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है, जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं, ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन बेसिकली वो होते हैं जो ज़मीन के नीचे आपके जैसे बहुत
जीव वगैरह, जीव जंतु वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह, ठीक है, ज़मीन के नीचे दब जाते हैं। तो इनसे बेसिकली ये यहाँ पे अपघटित होते हैं। तो अपघटित होते हैं जब, तो इनसे जो है अगर इनको खोदा जाता है, यहाँ पे खुदाई वगैरह होती है, तो यहाँ से जो है ईंधन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसी को बेसिकली जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो ये ऑक्सीकृत होकर आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यहाँ पे और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें बनाती हैं, यानी NO2 यहाँ पे इस प्रकार की गैसें बनाती है। और ये गैसें जो है वायुमंडल में मिल जाती है और वर्षा के समय में जो है ये गैसें पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल होगी और आपकी नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो इस प्रकार से बेसिकली वर्षा के साथ जो है ये पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो है आपका अम्लीय वर्षा में आपकी बेसिकली कौन सी, यहाँ पे कौन से अम्ल उत्तरदायी होते हैं। तो आपका आ जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है वर्षा के साथ पृथ्वी पे आ जाते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक डायग्राम के द्वारा आपको यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये गैसें जो है वायुमंडल में जाती है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से पानी में ये घुल जाती है और पानी में घुलकर ये अम्लीय वर्षा यहाँ पे करती है। तो इस प्रकार से जो है अम्लीय वर्षा जो है स्मारक को हानि पहुँचाती है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा बेसिकली होती है आपकी, ये अगर कहीं पे हो जाती है, किसी प्लेस में हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपके मकान वगैरह होते हैं बेसिकली, तो उनको जो है यहाँ पे हानि पहुँचाती है, क्योंकि इसमें जो है जो हानिकारक पदार्थ यहाँ पे NO2 और SO2 होते हैं और इस प्रकार से यह वर्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव भी आपका जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th में, 12th में। तो बेसिकली ये आपका पूरी जगह काम आने वाला है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो वायुमंडल में बेसिकली जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जल वाष्प आदि जो हैं, पृथ्वी से परावर्तित होने वाले जो अवरक्त किरणों का अवशोषण कर लेते हैं और जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में बेसिकली आपका जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है, CO2 के कण हो गया, आपके जलवाष्प हो गया आपके, ठीक है। तो जलवाष्प वगैरह के कण होते हैं जो क्या करते हैं, आपके जो सूर्य से जो परावर्तित, जो पृथ्वी से परावर्तित किरणें होती है, ठीक है, यानी अवरक्त किरणें जो होती है उनको अवशोषित कर लेते हैं। तो अवरक्त किरणों को जब ये अवशोषित करते हैं, जिससे क्या होता है, वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। तो वायुमंडल का ताप इसलिए बढ़ता है क्योंकि CO2 वायुमंडल में है, ठीक है, और आपकी जो जलवाष्प वगैरह है ये भी वायुमंडल में रहती है। तो अगर ये जो है सूर्य की जो है अवरक्त किरणों को अवशोषित करते हैं, तो इसके बाद जो है बेसिकली आपका नॉर्मल है कि आपका टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इसी कारण जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव यह कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ने के कारण जो है दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो जो आपकी CO2 अगर आपकी बढ़ती है तो आपकी जो है क्या क्या यहाँ पे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव यहाँ पे बढ़ जाता है। तो जो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाता है वो बढ़ जाता है। दूसरा आ जाता है वैश्विक उष्मीकरण होता है, ठीक है। तो जो आपका उष्मीकरण होता है यह भी आपका बढ़ जाता है। तीसरा आ जाता है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। तो जो पृथ्वी का औसत तापमान रहता है, ठीक है, तो वह उसके तापमान में भी यहाँ पे वृद्धि आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है चोटियों पर जमी बर्फ जो होती है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है पिघल जाती है, ठीक है, पिघलती रहती है। यानी पूरे वर्ष भर में आपकी जो है देखे होंगे आप हिमालय वगैरह पे बर्फ़ रहती है। तो बर्फ़ इसलिए पिघलती है साल भर में क्योंकि जो होता है आपके ग्रीन हाउस प्रभाव वहाँ पे बढ़ जाता है, जिस कारण जो है आपकी बर्फ़ वगैरह वहाँ पे पिघलनी शुरू हो जाती है। अगर CO2 पृथ्वी को गर्म रखता है, जैसे कि शीशे द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण जो है शीशे के अंदर का तापमान जो है बाहर के तापमान से काफ़ी अधिक हो जाता है। तो आपको पता है अगर CO2 जो है पृथ्वी को यहाँ पे गर्म रखता है और शीशे द्वारा जो है आपका ऐसा आपका CO2 होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, जैसा मानते हैं आपकी शीशा है, तो शीशा क्या करता है, अगर जो अंदर अगर यहाँ पे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ का टेम्परेचर आपका कम है, तो शीशा क्या करता है बेसिकली यहाँ पे जो अंदर का टेम्परेचर है यहाँ इसको रोक देता है, यहाँ से ऊष्मा रोक देता है, ठीक है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है यहाँ गर्म ही रहेगा और यहाँ जो है टेम्परेचर कम ही रहेगा। तो इसी प्रकार से जो CO2 होती है वो पृथ्वी को गर्म रखती है। इसी प्रकार से वो एक चादर का काम यहाँ पे करती है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आगे आता है आपका यहाँ पे ओजोन, ठीक है। तो ओजोन बेसिकली आपको पता है जो हमारे वायुमंडल के ऊपर ओजोन परत होती है वो बेसिकली जो सूर्य से आने वाली
आपकी पराबैंगनी किरणें होती है तो उनको वहाँ पे रोकती है, ठीक है, पृथ्वी पे आने से रोकती है, जो कि पराबैंगनी किरणें आपकी जो है बहुत ही हानिकारक होती है, तो इस प्रकार से वह रोकती है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ओजोन एक जो है यहाँ पे ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, जिसमें ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो 3 परमाणु बेसिकली ये हो गया आपके O3। 3 का मतलब यही है आपके जो है ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 परमाणु इसमें हैं। तो ओजोन में जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं, यह वायुमंडल में जो है आपका 16 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित होता है। तो जो आपका वायुमंडल होता है, तो जो वायुमंडल की ऊंचाई होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 16 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर तक यहाँ पे जो है ओजोन परत पाई जाती है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो वायुमंडल में 16 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर तक आपकी ओजोन परत होती है। अगला पॉइंट आता है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है जो कि हानिकारक होती है, ठीक है, तो उससे जो है यहाँ पे जीवों की सुरक्षा करती है, ठीक है, ओजोन परत। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, यह पराबैंगनी विकिरण से हानिकारक विकार जैसे जैसे पराबैंगनी किरणों से आपका बहुत सी हानिकारक बीमारियां वगैरह हो सकती है, जैसा आपका मोतियाबिंदु हो गया, त्वचा कैंसर हो गया और अन्य आनुवांशिक रोग होते हैं जो, तो इस प्रकार के रोग जो है यहाँ पे पराबैंगनी किरण से हो सकते हैं, जिसको जो है ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, 1985 के आसपास जो है वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक भाग के पास ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति ज्ञात की। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो ओजोन परत है उस वहाँ पे जो आपका छिद्र देखा गया था, कहाँ पे देखा गया था, तो आंसर आ जाएगा अंटार्कटिक में देखा गया था, और जो कि आपका 1985 के आसपास देखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है, ओजोन परत ह्रास होने के कारण यानी ओजोन परत क्षय होने के कारण, यानी ओजोन परत जो है आपकी ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, तो उसके यहाँ पे क्या कारण हो सकते हैं। पहला पॉइंट आता है इसमें, एरोसोल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की क्रिया के कारण। तो जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, तो उसके कारण जो है बेसिकली यहाँ पे ओजोन परत यहाँ पे ह्रास होती है। नेक्स्ट आ जाता है, सुपरसोनिक विमानों में जो है ईंधन के दहन से उत्पन्न पदार्थ, ठीक है, तो जो आपके विमान वगैरह होते हैं सुपरसोनिक, उनमें जो है ईंधन आपका दहन होता है, तो वहाँ पे जो उत्पन्न पदार्थ होते हैं उससे और नाभिकीय विस्फोट, जिससे क्या होता है ओजोन परत का यहाँ पे ह्रास होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ओजोन परत ह्रास होने के 2 कारण यहाँ पे। आगे आगे आता है आपका स्मॉग, ठीक है, स्मॉग है ये, स्मोक नहीं है, ठीक है, स्मॉग है, देख लो SMOG, स्मॉग है, स्मोक अलग हुआ, ठीक है, स्मोक अलग आपका धुआं होता है और स्मॉग आपका बेसिकली ये वाइट टाइप का होता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, यह एक वायु प्रदूषण का ही प्रकार है। तो जो स्मॉग है आपका वायु प्रदूषण का प्रकार है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, धुआं व धूल के मिश्रण को जो है स्मॉग कहते हैं। तो जो आपका धुआं व धूल का मिश्रण होता है बेसिकली इसको स्मॉग कहते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए, धुआं प्लस धुंध आपकी स्मॉग कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्मॉग किसी भी जलवायु में बन सकती है। तो यह बेसिकली जलवायु पे निर्भर नहीं करती है। स्मॉग जो होती है आपकी किसी भी जलवायु में बन सकती है, जहाँ ज़्यादा वायु प्रदूषण हो, खासकर उन शहरों में, ठीक है। तो जहाँ पे आपका बेसिकली आप देखते हैं शहरों में विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण होते हैं, जैसे आपकी फैक्ट्री वगैरह होती है, ठीक है, तो वहाँ से निकलने वाला धुआं होता है, वहाँ पे कचरा वगैरह अधिक होता है। तो बेसिकली अगर आपका जितनी गंदगी होगी, जितना वायु प्रदूषण होगा, तो वहाँ पे आपका स्मोक देखने को ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आप देखते होंगे शहरों में क्या होता है, जैसे ठंडियों में आप देखते होंगे कोहरा टाइप का लगा रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है बेसिकली स्मोक बना रहता है, तो उसको ही स्मोक कहते हैं। जहाँ जहाँ पे धुआं भी रहता है और धुंध भी रहती है, तो उसको स्मोक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है आपका जल, ठीक है। तो जल बेसिकली आपको पता है जल कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कितना इम्पोर्टेंट जो है तत्व है प्रकृति में जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर लगभग 75% भाग यानी 75% आपका पानी विद्यमान होता है। यह भूमि के अंदर जो होता है भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो बेसिकली जो भूमिगत जल होता है वह आपका पृथ्वी के अंदर यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अधिकांश जल के स्रोत हैं। तो जो अधिकांश जल स्रोत होते हैं वो सागर होते हैं, नदियाँ होती है, झरने, झील वगैरह होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के जल स्रोत होते हैं और जल की कुछ मात्रा जो है जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था जलवाष्प किसको कहते हैं, जलवाष्प जो है आपकी सूर्य से अगर गर्मी आती है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है पानी का, यानी वाष्प के रूप में वो ऊपर वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो वायुमंडल में जाती है तो जो जलवाष्प आधा भाग जो है यहाँ पे इसका भी रहता है।
चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है जल की आवश्यकता। तो देखते हैं जल की क्या क्या आवश्यकता होती है। तो जल से की जो बेसिकली आवश्यकता होती है, हमारे शरीर का टेम्परेचर यह नियंत्रित करता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो टेम्परेचर होता है इसको यह बेसिकली नियंत्रित करता है। जैसे कि आप देखते हैं, आपको अगर गर्मी लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आप क्या करते हैं, नहाते वगैरह हैं। तो नहाने वगैरह से आपका जो है शरीर थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। आप पानी वगैरह पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, तो उससे भी जो है आपका शरीर का टेम्परेचर बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जल जो है मानव शरीर की कोशिकाएं जैसे कि कोशिका संरचनाओं तथा ऊतकों के बीच उपस्थित द्रव्य का महत्वपूर्ण संगठक है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो जल होता है मानव शरीर की कोशिकाएं होगी, कोशिका संरचनाओं तथा ऊतकों में उपस्थित जो जीव होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट आ जाता है जल जो आता है आपका, जल जो होता है आपका जंतु पौधे हेतु आवास का कार्य भी करते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली जीव जंतु वगैरह होते हैं, जैसे आपकी फिश वगैरह होगी, ठीक है, मछली वगैरह होती है आपकी, और मगरमच्छ वगैरह होते हैं, तो ये बेसिकली उनके क्या रहते हैं, आवास होते हैं, यानी वो जल में रहते हैं। तो जल में जीव जंतु रहते हैं, कुछ पौधे भी रहते हैं आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से देखे होगा आपने, जल के अंदर जैसे शैवाल टाइप का होता है, तो वो बेसिकली उनके आवास का यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट आ जाता है सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जो होती हैं आपकी जल के माध्यम से होती है। चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, आगे आता है आपका जल प्रदूषण। तो देखिए जल प्रदूषण बेसिकली वो होता है जो आपका जल में प्रदूषण होता है, उसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो देखिए जब पानी पीने योग्य नहीं होता है या पानी में अन्य उपयोग में लाते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली जो पानी आपका काम का नहीं होता है वो आपका जल प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे जल में अवांछनीय यानी अतिरिक्त पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण है। तो ये यहाँ से आपकी डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। तो जल में जो अवांछनीय यानी जिनकी ज़रूरत नहीं है वो पदार्थ अगर मिल जाते हैं तो वो आपका जल प्रदूषण कहलाता है। अब देखिए इसके कारण क्या हो सकते हैं। पहला आता है जलाशयों में उद्योगों का कचरा डालना। तो जो आपके जलाशय वगैरह होते हैं, नदी वगैरह होते हैं, अगर आप उद्योग क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो आपके उद्योग क्षेत्र होते हैं, जैसे आपकी फैक्ट्री वगैरह बताई थी, तो उसका कचरा आप उसमें डालते होते तो आपका जल प्रदूषण यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जलाशयों के नज़दीक कपड़े धोना, ठीक है। तो जो आपके जलाशय होते हैं उसके नज़दीक अगर आप कपड़े वगैरह धोते हैं तो जो आपकी गंदगी सारी जलाशय में चली जाएगी, ठीक है। तो जलाशय में जाएगी तो आपका जो है जल प्रदूषण हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जलाशयों में के अवांछित पदार्थ डालना, यानी जलाशयों में वो पदार्थ डालना जो कि आपके जल को दूषित करते हैं, ठीक है, जो कि जल को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, यानी गंदा करते हैं। अगर आप ऐसे पदार्थ जल में डालेंगे तो आपका जो है जल यहाँ पे प्रदूषित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो जल बेसिकली ये आपका जल है, जैसे कुछ लोग नहा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये आपका जल प्रदूषण का कारण होता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप फैक्ट्रियों वगैरह से कचरा वगैरह आ रहा है, तो ये भी आपका जल प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है। अगला पॉइंट आता है आपका मृदा, ठीक है, मृदा यानी सॉइल। तो आपकी जो सॉइल होती है जो है नेचर का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए भूमि के ऊपरी सतह जो पौधों के लिए आवश्यक होती है और पोषक तत्वों से भरपूर होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थ और वायु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है, यह सतह आपकी मृदा कहलाती है। तो बेसिकली आपकी अगर मृदा की बात करें तो मृदा में आपके पहला तो आ गया आपका कार्बनिक पदार्थ और दूसरा आ गया आपकी वायु। तो कार्बनिक पदार्थ और वायु जो है प्रचुर मात्रा में यहाँ पे मृदा में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मिट्टी का निर्माण। तो मिट्टी का निर्माण जो है इस विभिन्न कारणों से होता है। यहाँ पे देखते हैं किस किस कारण से यहाँ पे मिट्टी का आपका निर्माण होता है। पहला आता है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य जो होता है दिन के समय जो है सूर्य चट्टानों को गर्म करता है और वे फैलती हैं। तो दिन में चट्टानें गर्म होती है और फैलती हैं, और रात को जो चट्टानें अगर ठंडी होती है तो वो फिर सिकुड़ जाती हैं, और फैलने सिकुड़ने से उसमें क्या हो जाती है, दरारें उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से जो है बड़ी बड़ी चट्टानें जो है आपके छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है, ठीक है। जैसे ये आपकी बड़ी चट्टानें अगर दिन के समय यहाँ पे सूर्य लगता है तो ये चट्टानें फैल जाएगी यहाँ, और रात के समय सिकुड़ जाएगी। तो सिकुड़ेगी तो फैलेगी, सिकुड़ेगी लगातार, तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो है दरार उत्पन्न हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाए, चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अगला पॉइंट आ जाता है पानी। तो देखिए तेजी से बहता पानी भी चट्टानों को तोड़ फोड़ कर उसके टुकड़े कर देता है। जैसे आपका देखा होगा बारिश वगैरह आती है कभी तेज, तो उससे क्या होती है, वो चट्टानों पे टकराएगी तो
उससे जो है चट्टानें क्या होंगी, चट्टानों के छोटे छोटे पार्टिकल वहाँ से टूटने शुरू हो जाते हैं और जो आपस में टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं, जिससे आपकी मृदा उत्पन्न होती है या मृदा आपकी बनती है। अगला पॉइंट आता है वायु। तो देखिए वायु जब तेज होती है तो चट्टानों को काटती है और मृदा बनाने के लिए जो रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो बेसिकली वायु भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिट्टी को बनाने के लिए। आगे आता है जीवित जीव, यानी जो जीवित जीव वगैरह होते हैं, जैसा आपका लाइकेन हो गया और मॉस हो गया, ठीक है। तो लाइकेन आपका जो है चट्टानों की सतह पर उगती है, इसको जो है कमज़ोर बनाकर यह जो है महीन कणों में बदल देती है। तो जैसे आपके लाइकेन वगैरह होते हैं तो ये आपकी चट्टानों पे लगते हैं, तो चट्टानों पे होते हैं तो बेसिकली ये क्या करते हैं, चट्टानों को जो है छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इससे जो है महीन कण बन जाते हैं और इससे जो है वह मिट्टी में बदल जाती है। अगला आता है मृदा अपरदन। तो देखिए मृदा अपरदन जो है मृदा की ऊपरी सतह, ये अगला पॉइंट है आपका, ठीक है। तो मृदा अपरदन जो है मृदा की ऊपरी सतह होती है, जो वायु होता है आपका, जल होता है, बर्फ हो गया और अन्य भौगोलिक कारणों द्वारा जो है आपकी हटाई जाती है, ठीक है। तो देखिए भूमि की सतह, भूमि की जो ऊपरी सतह होती है या मृदा का हटना आपका बेसिकली मृदा अपरदन कहलाता है। तो जो आपकी भूमि की ऊपरी सतह होती है जहाँ पे आपकी मृदा होती है, ठीक है, यानी मिट्टी होती है, तो अगर वो हट जाती है तो वो आपका मृदा अपरदन कहलाता है। पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका कारण जो है पशुओं द्वारा जो है अधिक मात्रा में चराना, ठीक है। तो पशुओं का आप अधिक मात्रा में चराते हो तो उससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। अगला आता है तेज हवाओं तथा पानी की वजह से जो आपकी मिट्टी की ऊपरी सतह का हटना। तो जैसे आपकी तेज हवाएं वगैरह आती हैं, तो जैसे आपका बारिश का पानी वगैरह आ गया तो क्या होती है, जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है वो आपकी बेसिकली वहाँ से उखड़ जाती है, ठीक है। तो उखड़ेगी तो वहाँ से जो है इससे भी मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट आता है पेड़ों की कमी से जो आपका मृदा की क्या होती है, ऊपरी सतह जो आपकी नष्ट हो जाती है। जैसा आपने देखा होगा जहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं रहते हैं वहाँ पे जो है मृदा की ऊपरी सतह यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे उखड़ जाती है, जिससे क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट आ जाता है जैव रासायनिक चक्रण, ठीक है। तो देखिए ये चक्रण जो है यानी बायो केमिकल साइकिल। तो जो बायोकेमिकल साइकिल होती है आपकी, जीवमंडल में जैव और अजैव घटकों में लगातार अंतःक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे पौधों को आपका कार्बन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोट हो गया और सल्फर हो गया, इस आदि तत्व जो है खनिज की आवश्यकता होती है, ठीक है। पौधों को इन तत्वों की आवश्यकता होती है। ये खनिज आपके जल होते हैं, भूमि या वायु से जो है पौधों में प्रवेश करते हैं। तो बेसिकली ये खनिज आपके जल के द्वारा या तो प्रवेश करेंगे पौधों में, या तो भूमि के द्वारा प्रवेश करेंगे, या तो वायु के द्वारा यहाँ पे प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एक और दूसरे स्तरों से होते हुए अपने मुख्य स्रोत में स्थानांतरित होते हैं। तो अगर ये जैसे आपका पेड़ है कोई, ठीक है, तो पेड़ हुआ है तो ये बेसिकली अगर इसको खनिज तत्व चाहिए तो ये आपका मिट्टी से खनिज तत्व प्राप्त करेगा, पानी से खनिज तत्व प्राप्त करेगा, और जो आपकी हवा वगैरह होती है वो वातावरण वहाँ पे जैसा होता है उससे खनिज तत्व प्राप्त करेगा। तो इस प्रक्रम को जो है जैव रासायनिक चक्रण यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जल चक्र यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्षा हो रही है, ठीक है। तो वर्षा हो रही है, ये जल पे निर्भर कर रहा है, यहाँ जो आपकी मिट्टी वगैरह है इस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। और जो आपकी वायु वगैरह होती है उस पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पे सूर्य की गर्मी से निर्भर कर रहा है। तो बेसिकली इन पे ये निर्भर करता है। तो देखिए आगे आता है वह पूरी प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प बनता है और वर्षा का जल जो है ज़मीन पर गिरता है और फिर नदियों द्वारा समुद्र में पहुँच जाता है, यह आपका जल चक्र कहलाता है। तो जल चक्र आपका बेसिकली जिसमें जलवाष्प बनता है, ठीक है। तो अगर आपका जैसे ये नदी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर पड़ता है, सूर्य की गर्मी पड़ती है, तो यहाँ से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये हीट यानी वाष्प के रूप में यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा तो ऊपर पहुँच जाता है। अगर ऊपर पहुँचेगा उसके बाद फिर यहाँ ऊपर जो वायुमंडल में जाएगा तो यहाँ ठंडा होके आपका जो है वर्षा करता है। तो यह आपका प्रक्रम चलता रहता है, फिर वर्षा करेगा, फिर नदी नालों में जाएगा, फिर यहाँ से फिर वाष्प बन के, तो इसी प्रकार से आपका ये प्रक्रम चलता रहता है और यही आपका जल चक्र कहलाता है। तो जैसे देख सकते हैं आप महासागर, समुद्र, झीलों और जलाशयों में जो जल होता है सूर्य की ऊष्मा के कारण वाष्पित होता रहता है और पौधे जो है यहाँ पे मिट्टी से पानी अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करते हैं और वे वायु में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलमुक्त करते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है जंतुओं में जो श्वसन तथा जंतुओं के शरीर द्वारा वाष्पीकरण की क्रिया से जलवाष्प वातावरण में जाती है, ठीक है। तो जैसे आपके जीव जंतु वगैरह होते हैं, अगर वो बेसिकली यहाँ पे उनकी जो श्वसन क्रिया होती है और जो शरीर द्वारा, जैसे आपके शरीर में कोई
पसीना वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो कुछ भी आ रहा है, अगर जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे पानी के रूप में होता है तो वो बेसिकली जलवाष्प के रूप में उड़ जाता है, तो वह आपका जो है यहाँ पे जलवाष्प वातावरण में चली जाती है। नेक्स्ट आ जाता है जलाशयों से होने वाले वाष्पीकरण। तो जो आपके जलाशय वगैरह से वाष्पीकरण होते हैं उससे हमें जो है वहाँ पे वर्षा प्रदान होती है। नेक्स्ट आ जाता है जल। तो जल जो होता है आपका वर्षा के रूप में ज़मीन पर गिरता है और तुरंत ही समुद्र में नहीं बहता है, ठीक है। तो इससे जो है कुछ जल आपका ज़मीन के अंदर चला जाता है और जो है भूजल का भाग बन जाता है, यानी आपका जो भूजल होता है ज़मीन के अंदर का पानी होता है तो वह उस रूप में वहाँ पे परिवर्तित हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है आपका पौधे भूजल का उपयोग जो है बार बार करते हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वह बेसिकली यहाँ पे नदी नालों से तो पानी आएगा नहीं उनमें, तो जो पेड़ पौधे होंगे उनमें जो है बेसिकली जो ज़मीन के नीचे पानी होगा वहीं से जो है पानी वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कार्बन चक्र का एक वो जल चक्र था। अब अगला चक्र आता है आपका कार्बन चक्र। तो कार्बन चक्र में देख सकते हैं आप जो वायुमंडल में आपकी CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, उससे जो है या तो पानी में कार्बोनेट बनते हैं, उससे फिर आपका चूना पत्थर वगैरह बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे CO2 से दूसरा कार्बनिक यौगिक बनता है और कार्बनिक यौगिक जो होते हैं फिर से वायुमंडल में यहाँ पे प्रवेश कर देते हैं, जिससे आपका CO2 बन जाता है। और अगर कार्बनिक यौगिक की और बात करें तो कार्बनिक यौगिक दूसरा रूप में यहाँ पे कार्बनिक यौगिक जो आपकी जंतु के रूप में होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये फिर से जो है वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये प्रक्रिया चलती रहती है और कार्बनिक यौगिक यहाँ से अकार्बनिक कार्बोनेट बनाएंगे, फिर दूसरा पार्ट यहाँ से पेट्रोलियम भी बनाते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम जो कि आपके ज़मीन के नीचे होते हैं, ठीक है। इनकी अगला आता है, ये देखिए यहाँ पे कार्बनिक यौगिक यहाँ पे कोयला का निर्माण कर रहे हैं और जो कार्बनिक यौगिक पेट्रोलियम का निर्माण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे कार्बन चक्र इस प्रकार से यहाँ पे चलता रहता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है कार्बन चक्र जो होता है वायुमंडल में कार्बन तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए आपका होता है। और जो कार्बन चक्र होता है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अवस्थाओं में पाया जाता है। तो अगर बात करें पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अवस्थाओं में पाया जाने वाला चक्र आपका कौन सा होगा, ये आपका कार्बन चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग अलग प्रकार से यहाँ पे कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ग्रहण करते हैं। यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है उत्पादक स्तर जो आपके पौधे होते हैं से कार्बन उपभोक्ता यहाँ पे जो होते हैं आपके जंतु होते हैं, ठीक है। तो यह आपका स्थानांतरित होता है, इसका कुछ भाग जो है श्वसन क्रिया द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। तो इससे ये कार्बन चक्र चलता है। अगला आता है जीव द्रव्य के अपघटन से हमें कार्बन जो है वायुमंडल में पहुंच जाता है, ठीक है। तो जो आपके जीव द्रव्य होते हैं आपके, ठीक है, तो जो आपके जीव वगैरह होते हैं तो उनका अगर अपघटन होता है तो उनका अगर अपघटन होता है तो वो कार्बन के रूप में जो है वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। अगला चक्र आता है आपका नाइट्रोजन चक्र। तो देखिए नाइट्रोजन चक्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन जो है वायुमंडलीय, अगर नाइट्रोजन है तो यहाँ पे जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के जीवाणु होते हैं जो हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होते हैं। उसके बाद आपका यहाँ जीवाणु द्वारा जो है स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीकरण यौगिक में यहाँ पे परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक यहाँ से होते हैं। उसके बाद जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं जो जीवाणु होते हैं, और उसके बाद फिर से यह वायुमंडल में चले जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन चक्र चलता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं इसके बारे में, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रक्रिया में जो आपकी नाइट्रोजन चक्र होती है, इस प्रक्रिया में जो सरल अणु होते हैं वो जो है मृदा और पानी में आ जाते हैं, और ये सरल अणु जो हैं जटिल अणु में यहाँ पे बदल जाते हैं और जीवधारियों में फिर से सरल अणु के रूप में वायुमंडल में वापस चले जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को आपका नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो आपकी 78% है, ठीक है। और जो आपके प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, RNA, DNA, विटामिन के आवश्यक घटक जो आपका नाइट्रोजन होता है। अगला आता है पौधे तथा जो जंतु होते हैं आपके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, अतः इनका नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना आवश्यक है। नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम हो गया, आपके फलीदार पौधे हो गए, ठीक है, और पौधों के जड़ों में मूल ग्रथिका जो नामक विशेष संरचनाओं में यह पाए जाते हैं। अगला आ जाता है वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है
इसको जो है नाइट्रोजन यौगिकों में यह परिवर्तित करने के लिए आपका नाइट्रोजन स्तरीकरण कहलाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, जब आपकी बिजली चमकती है तो उस समय वायु आपकी यहाँ पे वायु में पैदा हुआ जो उच्च ताप होता है तथा दाब, जिससे नाइट्रोजन जो है आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को बेसिकली ये आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल देता है आपका। जब बिजली चमकती है तो उस समय वायु में जब उच्च ताप और दाब पैदा होता है तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं, जो कि वर्षा के पानी के साथ जमीन पर गिरते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, पौधे जो नाइट्रेटस और नाइट्राइट्स होते हैं, इनको ग्रहण करते हैं और उन्हें जो है अमीनो अम्लों में बदल देते हैं, जिनका उपयोग जो है प्रोटीन बनाने में होता है। अगला पॉइंट आता है आपका अमोनीकरण। ठीक है, तो अमोनीकरण जो होता है यह मृत जैव जैसे आपके अमोनिया हो गए के अपघटन की जो प्रक्रिया होती है, यह मिट्टी में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं या बैक्टीरिया द्वारा होती है। तो बेसिकली अमोनीकरण की जो प्रक्रिया होती है आपकी, वो आपकी बैक्टीरिया द्वारा होती है। ठीक है, मिट्टी में होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नाइट्रीकरण अमोनिया। ठीक है, तो जो आपका नाइट्रीकरण अमोनिया होता है, ये आपका जो है नाइट्रीकरण, जो अमोनिया को पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया जो है आपकी नाइट्रीकरण कहलाती है। तो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया आपकी जो होती है, अमोनिया को किस में बदलेगा, पहले आपका नाइट्राइट में बदलेगा और फिर नाइट्रेट में बदलेगा, तो इसको ही हम जो है नाइट्रीकरण कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला आपका इम्पोर्टेंट चक्र है जिसको कि ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन चक्र इस प्रकार से काफ़ी सरल चक्र है। ये वायुमंडल में इस प्रकार से चलता है। जो वायुमंडल की ऑक्सीजन होती है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा यहाँ पे जो है पौधों में पहुँचती है। और दूसरे रूप में देखें तो यहाँ पे जो आपकी वायुमंडलीय ऑक्सीजन होती है, यानी वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है, वो श्वसन द्वारा हमारे अंदर आती है, फिर यह आपके जल के रूप में आती है। उसके बाद यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों में चली जाती है। अगर श्वसन क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, आपका ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के यहाँ पे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज से फिर श्वसन क्रिया यहाँ पे फिर होती है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये ऑक्सीजन चक्र चलता रहता है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है उसने ले लिया होगा। तो देखिए, जो ऑक्सीजन होता है आपका, इसके मुख्य स्रोत आपका जो है वायुमंडल होता है और यह वायुमंडल में लगभग आपका 21% आपका उपस्थित होता है। ठीक है, जैसा कि आपको भी पता है। अगर मैंने यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन की बात की थी तो नाइट्रोजन आपका जो है 78% है, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका जो है 21% वायुमंडल में उपस्थित है। और यह पानी में घुले हुए रूप में रहता है, जैसा आपके जलाशय में उपस्थित हो गया। आपका जलीय जीव जंतुओं को जीवित रहने में सहायक होती है। तो बेसिकली आपके जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनको भी जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी जीव जंतु है जो कि संसार में है तो उसके लिए जो है ऑक्सीजन आवश्यक होती है। तो ऑक्सीजन बेसिकली जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो जल में घुली हुई, पानी में जो घुली ऑक्सीजन रहती है उसका यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग जो है 3 प्रक्रियाओं में होता है, जो आपकी श्वसन हो गया, दहन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका, ऑक्सीजन सब जीवधारियों के श्वसन के लिए अनिवार्य होती है। नेक्स्ट आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में मुक्त होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अच्छी तरह से आपने इसके नोट्स बना दिए होंगे। अगर नोट्स नहीं भी बनाते हो तो 2-3 बार अगर देखेंगे वीडियो को तो आपकी जो है समझ में आसानी से ये घुस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है आपका, पृथ्वी पर कौन सी जो है संपदाएं मौजूद हैं। तो पृथ्वी पर आपकी बेसिकली आपकी जल हो गया आपका। ठीक है, और आपका क्या हो सकता है, जल हो गया, वाटर हो गया, जिसको यानी जल पानी, या ये आपका एक हो गया। दूसरा आ जाता है आपका मृदा होगी आपकी। ठीक है, वायु होगी। तो ये आपकी संपदाएं पृथ्वी पर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वायु के 2 गैसों के नाम बताइए। तो वायु में जो उपस्थित 2 गैसें होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये बेसिकली वायु में बहुत सी गैसें रहती है। अगला आ जाता है, CFC को विस्तार में लिखिए। तो CFC का नाम हो गया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगला आ जाएगा, ओजोन का सूत्र लिखिए। तो ओजोन का सूत्र जैसा मैंने आपको बताया था O3 यहाँ पे होता है।
नेक्स्ट आ जाता है अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं। तो अम्लीय वर्षा की अगर बात करें हम तो इसमें आपके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है इसमें 2 अम्ल होते हैं, ठीक है। एक आ जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और दूसरा आ जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल। तो बेसिकली ये 2 अम्ल जो हैं अम्लीय वर्षा में होते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है आपका कोई 2 जल प्रदूषकों के नाम बताइए। तो जो आपके दो जल प्रदूषक हो सकते हैं, आपके कूड़ा कचरा वगैरह हो सकता है, उद्योगों का कचरा वगैरह, ठीक है। जलाशयों के नज़दीक अगर आप कपड़े वगैरह धो रहे हैं तो आप जो है वहाँ से जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट आ जाता है भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह होता है, ठीक है। अगला आ जाता है मिट्टी के 3 प्रकार लिखिए। तो मिट्टी के प्रकार आपको पता है किस प्रकार की होती है मिट्टी, काली मिट्टी होगी आपकी, लाल मिट्टी होगी आपकी, दोमट मिट्टी होती है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की यहाँ पे मिट्टियाँ होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है परावैंगनी विकिरण द्वारा होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो परावैंगनी विकिरण द्वारा अगर आपके रोग जो आ जाएंगे, आपके मोतिया बिंदु हो गया आपका, ठीक है, कैंसर वगैरह हो गया, तो ये आपकी परावैंगनी विकिरण से होती है। अगला आ जाता है स्वच्छ जल के स्रोत लिखिए। तो स्वच्छ जल के स्रोत बेसिकली आपके जो है पेड़ पौधे ही हो सकते हैं, यानी जंगल वगैरह हो सकते हैं जहाँ से आपका कि स्वच्छ जल यहाँ पे प्राप्त होता है। और दूसरा आ जाता है आपका वर्षा का जल भी जो आपका स्वच्छ जल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वैश्विक उष्मीकरण से ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर डिटेल में ये मैंने आपको बता दिया है। मृदा अपरदन के कारण लिखिए। तो मृदा अपरदन के कारण क्या हो सकते हैं, पेड़ पौधों का कम होना, ठीक है। और आपका जो है किसी जैसे आप गायों वगैरह जो आपकी गाय भैंस वगैरह होती है उनको अगर आप किसी मृदा पर आवश्यकता से अधिक चरा देते हो, ठीक है। अगर आ जाता है जीवों में जल की आवश्यकता क्यों होती है। तो जीवों में जो जल की आवश्यकता बेसिकली टेम्परेचर को, तापमान को संतुलित करने के लिए होती है। ऑक्सीजन और ओजोन में अंतर लिखिए। तो ऑक्सीजन को आपको पता है ऑक्सीजन O2 हो गया, ओजोन O3 हो गया। ऑक्सीजन में आपके 2 परमाणु हैं और ओजोन में आपके 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रकृति में जल चक्र का एक स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाए, ठीक है। तो ये तो आएगा नहीं। अगला आता है ऑक्सीजन चक्र का वर्णन कीजिए। तो ऑक्सीजन चक्र बेसिकली आपका इस प्रकार से चलता है जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी आपकी, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से चलेगा, उसके बाद जो यहाँ पे आपका ग्लूकोज होगा तो उससे चलेगा। तो इस प्रकार से आपके ऑक्सीजन जो है चक्र चलता रहता है। मैंने आपको डिटेल में आपको बताया है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ होगा, यहाँ से आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको ज़रूरत है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और जो NCERT का अभी आपका जो है एक चैप्टर और बचा है, और आपका जो है यहाँ पे अभी जीव विज्ञान भी बचा है, ठीक है, यानी बायो अभी बचा है। तो हम जो है अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले हम जो है 10th के भी केमिस्ट्री और फिजिक्स के यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम बायो पूरी 9th और 10th की एक साथ पढ़ेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह जो है इस प्रकार का जो है आपको अच्छा लगा होगा, इस प्रकार से जो हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, और इस प्रकार की जो है आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो अगर आप हमारे साथ यहाँ पे वीडियो पढ़ रहे हो तो आपके यार मैं तो आसानी से बोल सकता हूँ आप जो है 75% के, यानी 75 क्वेश्चन के अराउंड आप सही करके आ सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।